बहनों, हमारे YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको ये ECCE एग्जाम का तैयारी को लेकर फिर एक बार वीडियो बनाए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो प्रतिदिन बनाती रहूंगी इस तैयारी को लेकर, क्योंकि अब समय रहा नहीं, 18 जनवरी से एग्जाम है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वादा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी तैयारी करा देंगे कि एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए, आज हमारा प्रश्न और जो जवाब है उसको पूरा सुनिए ताकि आपको वह याद हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं बहनों, तो बात जो करते हैं और उसमें जो किस्से और कहानी होते हैं, घर का हो या बाहर का हो या किसी का चुगली हो, किसी चीज को भी एक बार जब कर लेते हैं तो याद रहता है, क्योंकि हम सुनते हैं। घोषणे और लिखने से ज्यादा बेटर है कि आप उसे सुनकर याद कीजिए, और यही सोच के साथ मैं ये वीडियो तैयार की हूं और आशा है कि आप इसे जरूर सुनेंगी और सुनने के साथ ही आपकी परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बहनों जो है इस वीडियो से लाभ पा सके और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी कर सके। तो आइए हमारे सवाल और जवाब के बीच। आंगनबाड़ी केंद्र को कहा जाता है पूर्वशाला केंद्र, बालवाड़ी, किंडरगार्टन, उपयुक्त सभी। तो इस आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्वशाला केंद्र भी कहा जाता है, बालवाड़ी भी कहा जाता है, किंडरगार्टन भी कहा जाता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है घ, उपयुक्त सभी। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अन्वेषण का तात्पर्य होता है क, कुछ नया करना, बचपना, पालन पोषण, अध्ययन। हमारा सही ऑप्शन है कुछ नया करना। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः बच्चे होते हैं। सामान्यतः बच्चे जो होते हैं, ऑप्शन 1 अत्यंत चंचल, क्रियाशील, जिज्ञासु, उपयुक्त सभी। सामान्यतः बच्चे जो होते हैं उनमें तीनों गुण होते हैं, इसलिए मेरा सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे चलिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है। ध्यान रखना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि जो होती है वह 3 से 6 वर्ष की होती है। मैं अब ऑप्शन इसलिए चारों नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोग को बिना किताब देखे पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको किताब देखना ही नहीं है, और चारों ऑप्शन जब मैं बोलूंगी तो आपके दिमाग में चारों ऑप्शन चला जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं सही जवाब बोलूंगी। जो बहनें हमारे देख रही होंगी वो अपना चारों ऑप्शन पढ़ लेंगी, लेकिन मैं जो बोलूंगी वो सही ऑप्शन मतलब सही जवाब ही दूंगी। बाकी ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें सही से याद नहीं हो पाएगा जो सुनेंगी उन्हें। तो अगला प्रश्न है समाज कल्याण विभाग बिहार का गठन हुआ था। समाज कल्याण विभाग का गठन 20 मार्च 2007 को हुआ था। याद रखिएगा, सही ऑप्शन ग, 20 मार्च 2007। डीपीटी के तक के माध्यम से प्रतिरक्षा दी जाती है। डीपीटी टीके के माध्यम से किसकी प्रतिरक्षा दी जाती है? डिप्थीरिया। 4 ऑप्शन है लेकिन इसमें खसरा, टिटनस, हैजा और डिप्थीरिया, तो हमारा सही जवाब है डिप्थीरिया। शिशु किस अवस्था में अपने अंगूठे को चूसता है? आपको बता दूं कि हम 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करते हैं जन्म से, तो
जन्म से 3 वर्ष की अवस्था जो होती है शैशव अवस्था होती है, और 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। तो बच्चे जो अंगूठे चूसते हैं वो सही जवाब है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में बच्चे अंगूठे चूसते हैं। नवजात शिशुओं को एक दिन में कितने घंटे की नींद की आवश्यकता होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ नवजात शिशु को 18 से 20 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस रोग का बचाव हेतु टीका लगाया जाता है? यहाँ देखिए ऑप्शन है सिर दर्द, पोलियो, बुखार और इनमें सभी। तो टीका जो लगाया जाता है वो रोग होने के पहले लगाया जाता है। तो यहाँ सही जवाब है पोलियो। टीका आप केंद्र पे लगवाती हैं, इसलिए आपको पता है कि कौन कौन से टीके बच्चे को पड़ते हैं। BCG, पेंटावायलेट, रोटावायरस, पेंटावायलेट 1, 2, 3 इस टाइप से। तो खसरा। तो यहाँ सिर दर्द और बुखार के टीके नहीं लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ सही जवाब है पोलियो। बाल्यावस्था की मूल आवश्यकता है। बाल्यावस्था की मूल आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता क्या है? खेल, सोना, स्वास्थ्य, कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है स्वास्थ्य। बाल्यावस्था में बच्चे खेलना और सोना उनकी मूलभूत आवश्यकता में नहीं आती है, वो दैनिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया शिशु की प्रथम आवश्यकता है? खेलना, टीवी देखना, स्तनपान, कोई नहीं। शिशु की जो प्रथम आवश्यकता है वह है स्तनपान। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 यानी 46। निम्न में कौन सा वंशानुगत बीमारी है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, रंग दृष्टिहीनता, पीलिया, हैजा, कोविड-19। तो यहाँ सही जवाब है रंग दृष्टिहीनता। कुछ रोग जो होते हैं वंशानुगत होते हैं, यानी माँ बाप से बच्चे को मिलते हैं। तो पीलिया, हैजा और कोविड-19 इनमें से नहीं है। लेकिन रंग दृष्टिहीनता जो है या शुगर की बीमारी है, ये सब क्या होता है कि वंशानुगत बीमारी है जो उन्हें माँ बाप से मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब है रंग दृष्टिहीनता। निम्न में कौन सा सकारात्मक कारक है? झगड़ा करना, लिंग भेद करना, नशे से दूर रहना, साफ सफाई न करना। सकारात्मक कारक है। सकारात्मक मतलब अच्छा। तो नशे से दूर रहना, सही जवाब है नशे से दूर रहना। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रमण, पर्यावरणीय कारक, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करते हैं और पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा दोनों, यानी वंशानुक्रम भी और पर्यावरणीय कारक भी। विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए, विकास और वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए उसे मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। विकास को हम माप नहीं सकते, इसलिए यह जो है गुणात्मक परिवर्तन है। याद रखिएगा, विकास और वृद्धि दो चीज है। विकास मानसिक रूप से होता है, वृद्धि शारीरिक होता है। तो विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है।
अगर यही प्रश्न में रहता वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापनीय होती है, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि शारीरिक होती है, सही है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मैंने अभी बताया, जिसे हम माप सकते हैं वो मात्रात्मक है, तो यह भी सही है। वृद्धि मापनीय है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, यह भी सही है। तो क्या सही नहीं है कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है एक निश्चित समय पर, एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि होना, शारीरिक वृद्धि होना बंद हो जाती है, इसलिए वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए याद रखिएगा कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। इसका सही जवाब है वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह गलत है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी की विकास दर समान नहीं होता। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो विकास जो है इसका सिद्धांत है कि इसकी सभी प्रक्रियाएं जो है अंतः संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? यहाँ देखिए 3 चीज दिया हुआ है। तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। यहाँ जो है वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत में यह तीनों आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। शिशु का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, आर्थिक कारकों का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। तो शिशु के विकास जो है पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर है, इसलिए इसका सही जवाब है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर मैं फिर आऊंगी। तब के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार सुने। जब आप खाना बना रही हो तब भी सुन सकती हैं, जब कहीं कोई काम कर रही हो, सब्जी काट रही हो, मतलब किसी भी ऐसे कार्य में बिजी हो, तो आप इस वीडियो को सुनकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकती हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्द ही वापस आ रही हूँ। तब के लिए धन्यवाद।